मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया एक बड़े युद्ध की आहट महसूस कर रही है, लेकिन ये खबर अभी तक दबाई जा रही है। मुख्य धारा की मीडिया में इसे लाने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर ये बाहर आती है तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी पल एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। वही हालात जिनके लिए अमेरिका लगातार रूस से सवाल पूछता रहा है कि तुमने यूक्रेन के साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लेकिन इस बार कहानी और भी बड़ी है, क्योंकि साम्राज्यवादी अमेरिका की नजर अब एक और देश पर है, और इस बार निशाना है वेनेजुएला। अमेरिका ने वहां अपनी सेना भेज दी है। उसका नौसैनिक बेड़ा वेनेजुएला के तट पर खड़ा कर दिया गया है और सीधी धमकी है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम बम बरसाएंगे, हमला करेंगे और वेनेजुएला को जंग के मैदान में घसीट लाएंगे। अमेरिका दावा करता है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी है और उसके 45 लाख सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि वेनेजुएला के लोग भी चुप नहीं बैठे हैं। लाखों लोग अपनी जमीन बचाने के लिए युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। ये सिर्फ किसी देश की मजबूरी नहीं है, बल्कि उसका परिक्रम और साहस है। एक छोटे से देश के लोग इतनी बड़ी साम्राज्यवादी ताकत के सामने खड़े हो रहे हैं। यहां हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हम मोदी सरकार की विदेश नीतियों की आलोचना करते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पॉलिसी एनालिसिस करना ही हमारा काम है। जहां सरकार सही करती है वहां हम मानते हैं, जहां सरकार गलत करती है वहां हम सवाल उठाते हैं। आलोचना का मतलब विरोध या दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। अगर ट्रंप या अमेरिका ये सोचकर हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर टैक्स लगाते हैं और टैरिफ लगाते हैं कि उनकी सरकार को गिरा देंगे, ये सोचकर कि लोग परेशान होंगे और मोदी को हटा देंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तारीख गवाह है कि इस तरह की चालें दुनिया में कहीं भी अमेरिका को उसके मनचाहे नतीजे तो नहीं दे पाई हैं। अब लौटते हैं वेनेजुएला की कहानी पर। अमेरिका की सबसे गहरी नज़र वहां के तेल पर है और ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1999 से हुई है, जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। उन्होंने साफ कहा कि हमारे देश की धरती से निकला तेल हमारे देश के लोगों का है, ना कि अमेरिकी कंपनियों का। उन्होंने विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और तेल के कुओं को वेनेजुएला की जनता के लिए सुरक्षित कर लिया। ये वैसा ही कदम था जैसा भारत में इंदिरा गांधी ने उठाया था जब उन्होंने बैंकों और कई बड़े बड़े उद्योगपतियों का राष्ट्रीयकरण किया था। एयर इंडिया तक, जो पहले टाटा के पास थी, उसे देश का करियर बनाकर जनता के हाथों में सौंप दिया। वो दौर राष्ट्रवाद का दौर था, जब निजी पूंजीपतियों की लूट को रोका गया और देश के संसाधनों को जनता के लिए खोला गया। ठीक उसी तरह वेनेजुएला ने भी अपने तेल के कुओं को विदेशी हाथों से छीनकर अपने लोगों के लिए सुरक्षित किया। देश की संपत्ति देश के लोगों की होती है। यही लोकतंत्र का असली मतलब है। किसी पूंजीपति की तानाशाही क्यों चलेगी? वेनेजुएला ने यही रास्ता चुना। अब विदेशी कंपनियों को बाहर निकाला गया और तेल का मालिकाना हक जनता के हाथ में आया, तो वहां समृद्धि फैल गई। तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए घर बनाने के लिए किया गया। जनता खुशहाल हो रही थी, लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन यही चीज अमेरिका को नागवार गुजरी। भूरा भाई उर्फ ट्रंप को यह मंजूर ही नहीं था। साम्राज्यवादी अमेरिका ने कहा, तुम हमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं लेने दे रहे हो? तुम हमारे खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? और यहीं से अगली जंग शुरू हुई। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज को हटाने की पूरी कोशिश की। 2002 में एक असफल तख्ता पलट हुआ, लेकिन चावेज ने हार नहीं मानी। 2013 तक वो डटे रहे और फिर उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। दुनिया ने इसे बीमारी या वास्तविक मौत कहा, लेकिन सवाल आज भी ये बाकी है। जैसे भारत में इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे CIA का हाथ बताया गया, उसी तरह चावेज की मौत पर भी ये संदेह मौजूद है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी नेता ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को चुनौती दी है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके फैसले अमेरिका के हितों के खिलाफ थे, और जैसे ही वो हटे, भारत की राजनीति को धीरे धीरे पूंजीवादियों की गिरफ्त में धकेल दिया गया। यही पैटर्न वेनेजुएला में भी दोहराया गया है। कई किताबें इस सच को उजागर करती हैं। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी शील भद्रिया जी ने अपनी किताब में साफ लिखा है कि कैसे अमेरिका तीसरी दुनिया के देशों में सत्ता परिवर्तन करवाता है। उसी किताब के हिंदी अनुवाद में रविंद्र मानव ने इंदिरा गांधी की हत्या में
CIA की साजिश का जिक्र किया था और यही अमेरिका की आदत है, जो उनके खिलाफ जाता है उसे रास्ते से हटा देते हैं। चावेज को हटाने में असफल होने के बाद अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, यानी प्रतिबंध। 2014 से शुरू होकर 2017 में ट्रंप ने इन्हें और कड़ा कर दिया। 2019 तक अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी 96% आय तेल से आती हो, जहां धरती पर सबसे ज्यादा तेल का भंडार था, उसकी अर्थव्यवस्था अचानक दुनिया से घट गई। अमेरिका ने धमकी दी कि जो भी देश वेनेजुएला का तेल खरीदेगा उससे संबंध तोड़ दिए जाएंगे, और परिणाम विनाशकारी रहे। 2013 से 2023 के बीच वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 75% सिकुड़ गई। लोगों के लिए दवाएं और खाना खरीदना मुश्किल हो गया। भूख और बीमारी ने उस समृद्ध देश को जकड़ लिया, और तभी अमेरिकी समर्थक संस्थाएं, NGO और इकोसिस्टम के लोग ये नैरेटिव फैलाने लगे कि वेनेजुएला जरूरत से ज्यादा वेलफेयर स्कीम देने के कारण डूब गया है, जबकि असलियत ये थी कि साम्राज्यवादी अमेरिका ने जानबूझकर उसकी रीढ़ तोड़ी थी। असलियत ये थी कि वेनेजुएला के पास बेचने के लिए तेल था, और वहां की सरकार साफ कह चुकी थी कि यह तेल देश की जनता का है, इसका फायदा जनता को ही मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, षड्यंत्र गहराते चले गए। ट्रंप ने बहाना बनाया कि वेनेजुएला में महंगाई है, वहां अराजकता है, इसलिए वो जनता को बगावत के लिए उकसाकर सरकार बदल देंगे। ये वही चाल थी जो अमेरिका हर जगह चलता है, और इसी तरह अगर भारत पर कभी भी ऐसी कोशिश हुई तो याद रखिए, यह सिर्फ मोदी जी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि हर भारतीय का मामला बन जाएगा। क्योंकि भारत पर कोई जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेगा तो जनता भी लड़ने मरने के लिए तैयार होगी। सच्चाई यह है कि अमेरिका भारत के साथ भी कुछ उसी तरह करने की कोशिश कर रहा है। आयात पर निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय सौदे और झूठे वादे सब हमें एक गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। हाउडी मोदी जैसे आयोजन सिर्फ दिखावा बनकर रह गए। इसी दौर में ट्रंप ने अपने एक खास आदमी को भारत का राजदूत बनाकर भेजा। यह केवल औपचारिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि एक मिथ था। ट्रंप ने उसकी तारीफ की थी कि उसने उनके चुनाव अभियान में अभूतपूर्व काम किया। अब यही आदमी भारत भेजा गया है, लेकिन उधर अमेरिका को वेनेजुएला से सफलता नहीं मिल रही थी। 2019 आते आते स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। वेनेजुएला की जनता भूख और तकलीफ सह रही थी, लेकिन झुकी नहीं। वो आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन अमेरिका की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। वहां मादुरो की सरकार मजबूती से खड़ी रही। अमेरिका और उसके 50 पिट्ठू देशों ने विपक्षी नेता गुआन गुआइडो को अंतिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी धज्जियां उड़ाने जैसा कदम था। बाहर से आए लोग ये तय कर रहे थे कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मादुरो ने अमेरिका की इस चुनौती का जवाब दिया। उन्होंने चीन, रूस, उत्तर कोरिया और उन तमाम देशों से दोस्ती कर ली जो अमेरिका के सामने झुकने नहीं थे। उन्होंने सौदे किए, उधार पर सामान लिया और बदले में तेल लेकर व्यापार शुरू कर दिया। अमेरिका ने पेट्रो डॉलर की व्यवस्था को अपनी ताकत बनाया था। जब सारी चालें असफल रही, तब अमेरिका ने विपक्षी नेताओं को करोड़ों डॉलर का फंड दिया ताकि मादुरो की सरकार गिराई जा सके। ये किसी संप्रभु देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का सबसे घिनौना उदाहरण था। वही अमेरिका, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक होने का दावा करता है, खुलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहा था। 2020 आते आते अमेरिका ने अगला कदम उठाया। ट्रंप के न्याय विभाग के मादुरो और उनके 14 साथियों पर केस दर्ज कर दिया गया, ये आरोप लगाते हुए कि वो ड्रग तस्करी में शामिल हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आपराधिक केस और उसके ऊपर $15 मिलियन यानी लगभग 120 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को अपराधी साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन वेनेजुएला की जनता टूटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने संघर्ष जारी रखा। चीन ने $60 अरब का कर्जा दिया, रूस ने भी अरबों डॉलर का निवेश किया। अमेरिका के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा ये देश दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि गुलामी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका क्यूबा से भी नाराज था, उत्तर कोरिया से भी, और उन तमाम देशों से जो भी आत्मनिर्भर बने और अपनी संपत्ति अपने लोगों के लिए सुरक्षित रखी। यही स्थिति उत्तर कोरिया में भी देखने को मिलती है। अमेरिका का कहना है कि सब कुछ उसके पूंजीपतियों के अधीन रहना चाहिए। उसकी मांग होती है कि हमारा माल खरीदो, हमारी कंपनियों को फैक्ट्री लगाने दो, तुम्हारे सोने की खदानें हम निकालेंगे और बेचेंगे। लेकिन जब बात आती है लोकतंत्र की, तो वहां अमेरिका सिर्फ बकवास करता हुआ नजर आता है। सवाल यह होता है, क्या उसे सऊदी अरेबिया में लोकतंत्र नहीं दिखता?
जो उसका सबसे बड़ा दोस्त है। इतना सब होने के बावजूद, इनाम घोषित होने के बावजूद वेनेजुएला के सैन्य कमांडरों ने अपनी सरकार पर भरोसा बनाए रखा। कोई तख्तापलट नहीं हुआ, कोई बगावत नहीं हुई, जरूरी सामान गुप्त रास्तों से आता रहा। मादुरो की सरकार ने ईरान के साथ तेल आदान प्रदान किया, यानी अमेरिका जिन देशों को सजा देता है उन्हीं देशों से वेनेजुएला ने मदद ली और तेल देकर अपना गुजारा किया। यहां भारत के लिए भी सबक है। हमें याद रखना होगा कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। सौभाग्य से दुनिया में ऐसे देश मौजूद हैं जो अमेरिका से नहीं डरते और परंपरागत रूप से हमारे सहयोगी रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत ने उन सहयोगियों को छोड़कर अमेरिका का रुख किया। और ऐसा क्यों किया, किस दबाव में किया, इसकी असली कहानी अब तक सामने नहीं आई है। वास्तविकता यही है, चाहे ईरान हो, रूस हो, उत्तर कोरिया हो या चीन हो, इन देशों ने वेनेजुएला का कठिन समय में साथ नहीं छोड़ा। असली दोस्त वही होता है जो विपत्ति में और बुरे वक्त में साथ खड़ा हो। लेकिन अमेरिका ने हमेशा दबाव की राजनीति की है। याद कीजिए, बाइडेन ने साफ कहा था कि भारत को यह तय करना होगा कि चीन से दोस्ती करेगा या अमेरिका की बात मानेगा। बाइडेन का तर्क था कि अगर चीन कुछ गलत करेगा, जमीन पर कब्जा करेगा, तो अमेरिका भारत को बचाने आएगा। मतलब साफ था कि अगर सुरक्षा चाहिए तो गुलामी स्वीकार करो। यह अमेरिका का असली चरित्र है। ट्रंप हो या बाइडेन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीति वही रहती है। सवाल यह है कि क्या ऐसे देश पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही खेल उन्होंने यूक्रेन में खेला। विपक्षी नेता जेलेंस्की को सत्ता में बैठाया और आज वो अमेरिका और नाटो की कठपुतली बनकर नाच रहा है। यही योजना वेनेजुएला में थी, लेकिन वहां जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब अमेरिका ने एक और खतरनाक हथियार आजमाया है। मादुरो पर घोषित इनाम बढ़ाकर करीब 435 करोड़ रुपए कर दिया है और 8 अगस्त को अमेरिका ने अपने 3 सबसे बड़े खतरनाक युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन, विशाल विमान वाहक पोत और कई विध्वंसक जहाज वेनेजुएला के पास कैरेबियन सागर में भेज दिए हैं। ये खुली धमकी है, जैसे कोई गुंडा घर के बाहर बंदूक लेकर खड़ा हो जाए। अमेरिका ने हर कोशिश कर ली, दबाव डाल लिया, साजिश कर ली, लेकिन सफलता नहीं मिली। अमेरिकी कंपनियों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। वेनेजुएला ने अपने तेल के कुएं से किसी को भी घुसकर तेल निकालने नहीं दिया। याद रखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ईरान से इतनी परेशानी क्यों है। आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका पूरे मध्य पूर्व में बार बार अशांति क्यों फैलाता है, क्यों वो इजराइल को मजबूत करता है, क्यों वो इस पर इतना दाव लगाता है। क्योंकि इजराइल वहां उसकी अग्रसर पंक्ति है। स्थानीय सैनिक, स्थानीय ताकत, वही उसकी पकड़ बनाए रखते हैं। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेजे हैं तो राष्ट्रपति मादुरो ने भी ऐतिहासिक जवाब दिया है। पूरे देश को एकजुट कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 4.5 मिलियन यानी 45 लाख नागरिक सैनिक तैयार रहेंगे। देश की कुल जनसंख्या का 15% युद्ध के लिए तैयार तत्पर होगा। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संदेश साफ था, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। अगर इस बार अमेरिका आया तो सबक जरूर सिखाएंगे। लेकिन यह तस्वीर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। गौर कीजिए, जब बात गाजा की आती है तो मुस्लिम दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन कितने लोग वास्तव में गाजा के साथ खड़े हुए हैं। आज की खबर है कि गाजा अकाल की स्थिति में पहुंच चुका है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। अकाल आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। लोग भूख से मर रहे हैं। खाने की लाइनों में कत्लेआम हो रहा है। लेकिन मदद के लिए कौन सामने आ रहा है? कोई भी नहीं। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हूती गुटों के जरिए इधर उधर से कुछ करता रहा, मिसाइलें भी दागी, लड़ाई भी की, लेकिन जब लाखों लोग मारे गए तब भी नतीजा वही रहा। अमेरिका ने समझौते के लिए दबाव डाला और वो मान गए। मुस्लिम दुनिया इतनी बड़ी होने के बावजूद सच्चाई यही है कि कोई आगे नहीं आया। अब सवाल यह है कि क्या वेनेजुएला के लिए कोई आएगा? शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इस देश की बहादुरी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जैसे हम आज क्यूबा की कहानी याद करते हैं, फिदेल कास्त्रो पर हजारों हमले हुए, उन्हें मारने की नाकाम कोशिशें की गई, लेकिन वो डटे रहे। आज भी भारत की गलियों में लोग चे गुएवारा की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनते हैं। वैसे ही वेनेजुएला की कहानी भी बहादुरी की मिसाल बनकर सामने आई है। आने वाले समय में जब ये युद्ध खत्म होगा और युद्ध की धूल बैठ जाएगी तो पूरी दुनिया इसे याद करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे समय से पहले अपने आप ला रहे हैं, ताकि आप गर्व से कह सकें कि ये कहानी हमें पहले से पता थी।